डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। ये हमारा 4th पार्ट है। इससे पहले हम 3 पार्ट देख चुके हैं। 3rd पार्ट में हमने सीखा था स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस क्या होती है, उसके थ्रू स्पर्म कैसे बनते हैं, oogenesis प्रोसेस क्या है और उसके थ्रू ह्यूमन एग कैसे बनता है या फिर ओविल कैसे बनता है। अब यहाँ पर हम एग के स्ट्रक्चर देखते हैं, यानी कि ओविल के स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पर लिए हमने ये एग के स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर इसमें सेंटर में लिक्विड भरा हुआ रहता है, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है यहाँ पर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होती है न्यूक्लियोलाई, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस है वो किस टाइप का होता है, तो ये हैप्लॉइड टाइप का होता है, यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 होते हैं। जो ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, उसके यहाँ पर हाफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। आगे कहा है कि ये जो साइटोप्लाज्म है ये एक लेयर के थ्रू ढका रहता है, एक मेम्ब्रेन के थ्रू, जिसे हम जोना पेलुसिडा कहते हैं। और इस मेम्ब्रेन के चारों ओर इस टाइप से यहाँ पर स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? कोरोना रेडिएटा। और ये जो कोरोना रेडिएटा है, ये जब इसके पास स्पर्म आता है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो उससे पहले ये कोरोना रेडिएटा डीजनरेट हो जाता है, यानी कि यहाँ से ये जो कोरोना रेडिएटा है वो हट जाता है और जो स्पर्म है वो फिर ये जो जोना पेलुसिडा है इसको डिसोसिएट करके या इसको डिसॉल्व करके अपना जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो अंदर एंटर करवाता है और यहाँ पर फिर फर्टिलाइजेशन होता है और उसके आगे की प्रोसेस होती है। तो ये देख ले हमने एग की स्ट्रक्चर, आप डिटेल में यहाँ पर इसको रीड करना। Our next topic is what is menstrual cycle, which hormones regulate menstrual cycle। जो menstrual cycle है इसको हम शॉर्ट में MC भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको रिप्रोडक्टिव साइकिल भी बोलते हैं। और ये जो साइकिल है वो फीमेल की बॉडी में पाया जाता है। ये साइकिल 28 या 29 डेज में बार बार होता रहता है, यानी कि रिपीट होता है। इसमें क्या होता है इस साइकिल में, तो जो यूटेरस की वॉल है, यूटेरस की स्ट्रक्चर आपने देखी थी पहले, है ना। तो यूटेरस के हम स्ट्रक्चर यहाँ पर अगर देखें तो इस टाइप की स्ट्रक्चर थी यूटेरस की। तो यहाँ पर ये जो लाइनिंग होती है यूटेरस की ये थोड़ी थिक हो जाती है, यानी कि यूटेरस की जो वॉल है वो थिक हो जाती है। वो क्यों थिक होती है? ताकि वो जो फर्टिलाइज एग आए उसको अच्छे से यहाँ पर बिठा सके, ठीक है, यानी कि उसको यहाँ पर प्लेसमेंट उसका करवा सके, इसलिए यूटेरस की जो वॉल है वो थिक हो जाती है। बट अगर किसी कारण से फर्टिलाइजेशन ना हो तो फिर ये जो वॉल है वो धीरे धीरे डीजनरेट होती है और ब्लड एंड म्यूकस के साथ में वेजाइना से ये 28 डेज या 29 डेज में बाहर आती है। और इसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। फीमेल की बॉडी में ये साइकिल 28 से 29 डेज में पाया जाता है। और अगर ये साइकिल ना हो फीमेल की बॉडी में, तो फीमेल की बॉडी में जो ओविल बनते हैं वो ओविल ना बन पाए और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी ना हो पाएगी और ना ही वो एक नए बच्चे को जन्म दे पाएगी। तो ये जो साइकिल है वो फीमेल की बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। इसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और अगर आपको डायग्राम में यहाँ पर देखना है तो समझा देती हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पर ये डायग्राम दे रखा है, ये है यूटेरस की वॉल, ठीक है। अगर यहाँ पर एग का फर्टिलाइजेशन ना हो, यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब में ही होता है ओवम का फर्टिलाइजेशन, यानी एग का फर्टिलाइजेशन। इस साइड से यहाँ से स्पर्म्स आते हैं और यहाँ से ओवम आता है। इस टाइप से यहाँ फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पर इसका प्लेसमेंट होता है। यूटेरस की जो वॉल होती है ये यहाँ पर इसका प्लेसमेंट होता है और यहीं पर फिर एम्ब्रियो बनता है और आगे जाके एम्ब्रियो डेवलप होकर एक बेबी का फॉर्मेशन करता है। बट अगर किसी कारण से यहाँ पर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो फिर हर मंथ यानी कि 28 से 29 दिन के एक पीरियड पर ये जो यूट्रस की वॉल है ये डिजनरेट होकर इसके साथ ब्लड मिक्स हो जाता है और म्यूकस मिक्स हो जाता है और फिर ये वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाती है। इसी को अपन बोलते हैं MC या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल। आगे इसमें पूछा था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को कौन कौन से हार्मोन्स रेगुलेट करते, तो यहाँ पर 5 हार्मोन्स के नाम दे रखे हैं। फर्स्ट हार्मोन है इसमें गोनेडोट्रोपिन, सेकंड दे रखा है एस्ट्रोजन, थर्ड है इसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन,
इसके बाद फोर्थ हार्मोन दे रखा है यहाँ पर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और फिफ्थ है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज पर्ट्यूरेशन। पर्ट्यूरेशन क्या है एंड विच हार्मोन्स आर इन्वॉल्व इन इंडक्शन ऑफ पर्ट्यूरेशन। पर्ट्यूरेशन क्या है और इसके इंडक्शन में कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर पर्ट्यूरेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस यानी कि चाइल्ड बर्थ एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड पर्ट्यूरेशन। पर्ट्यूरेशन क्या है, प्रेगनेंसी के टाइम पर जब पूरी तरह से एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है बॉडी के अंदर फीमेल की, और फिर वहाँ पर चाइल्ड का जो बर्थ होता है यानी बच्चे का जो जन्म होता है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पर्ट्यूरेशन। यानी कि प्रेगनेंसी के एंड पर जब फीटस या चाइल्ड का जो बर्थ होता है उसे ही कहा जाता है पर्ट्यूरेशन। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है इसको कौन सा हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं, तो यहाँ पर कुछ हार्मोन्स के नाम दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट हार्मोन जो मेन हार्मोन है इसमें, वो कौन सा हार्मोन है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन इसमें मेन हार्मोन है। और इसको रिलीज करवाने के लिए जो प्लेसेंटा है वो एक तरह से ट्रिगर का काम करता है, यानी कि प्लेसेंटा ही इंडिकेट करता है किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करे। प्लेसेंटा अगर इंडिकेट ना करे पिट्यूटरी ग्लैंड को तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज नहीं करती है। और ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये क्या करता है, तो जो यूट्रस की जो वॉल है उनको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, यानी कि उनको सिकुड़ने का काम करता है। ठीक है, और फिर उसके बाद ही डिलीवरी हो पाती है बेबी की। अब उसके आगे बताया इसमें कि सेकंड जो हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन है, तो एक हार्मोन है रिलैक्सिन। कौन सा हार्मोन है, रिलैक्सिन। और ये जो हार्मोन है वो फीमेल की जो ओवरी वाला पार्ट है, ओवरी से रिलीज होता है रिलैक्सिन हार्मोन। और ये क्या काम करता है रिलैक्सिन हार्मोन, तो ये वाइड करने का काम करता है वेजाइना को, यानी कि वेजाइना वाला जो नीचे का पार्ट है इसको ब्रॉड करने का काम करता है रिलैक्सिन हार्मोन, जिससे कि डिलीवरी आसानी से हो सके। इसके अलावा कुछ और भी हार्मोन्स है जो कि डिलीवरी में यानी कि पर्ट्यूरेशन में हेल्प करते हैं। तो कौन कौन से हैं, फर्स्ट हार्मोन यहाँ पर दे रखा कोर्टिसोल, एस्ट्रोजन एंड ऑक्सीटोसिन। मेन हार्मोन जो है वो ऑक्सीटोसिन है और रिलैक्सिन है। इसके अलावा कोर्टिसोल और एस्ट्रोजन भी यहाँ पर डिलीवरी में या पर्ट्यूरेशन में हेल्प करवाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पर्ट्यूरेशन टॉपिक और इसमें हेल्प करने वाले हार्मोन्स। और नेक्स्ट IMP क्वेश्चन इज, इन आवर सोसाइटी द वुमेन आर ऑफन ब्लेम्ड फॉर गिविंग द बर्थ टू डॉटर, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट। क्या पूछा है यहाँ पर कि हमारी सोसाइटी में अक्सर महिला को ही ब्लेम किया जाता है कि इसने लड़की को जन्म दिया, यानी कि लड़की होना या लड़का होना महिला पर डिपेंड करता है, ऐसा माना जाता है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। क्या होता है एक्चुअल में कि आपको पता है कि जो फीमेल है उसकी बॉडी में XX क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो जो ओव्यूम बनते हैं वो भी सारे कैसे होते हैं, फीमेल की बॉडी में XX टाइप के ही बनते हैं। ठीक है, जबकि जो मेल है उसकी बॉडी में XY नाम के क्रोमोसोम्स रहते हैं, और यही स्पर्म में भी आते हैं। ठीक है, जो स्पर्म आता है या ओवम आता है वो हैप्लॉइड टाइप का होता है, यानी कि फीमेल में तो जितने भी ओवम बनते हैं वो सारे X वाले ही बनते हैं, जबकि जो मेल है उसकी बॉडी में जो स्पर्म बनते हैं वो X या फिर Y दोनों टाइप के बनते हैं, यानी कि कुछ स्पर्म यहाँ पर X टाइप के रहते हैं और कुछ Y टाइप के। अब यदि यहाँ पर फीमेल का ओवम X और यहाँ पर मेल का X मिलता है तो XX टाइप का जाइगोट बनता है, और ये जाइगोट किसको बर्थ देता है, तो ये फीमेल को बर्थ देता है। ठीक है, अगर इस टाइप से जाइगोट बनता है यानी कि फीमेल का X और मेल का X स्पर्म मिलता है, तो यहाँ पर जो जाइगोट बनेगा वो XX टाइप का बनेगा, यानी कि यहाँ पर जो बर्थ होगा वो किसका होगा, लड़की का होगा। अगर यहाँ पर फीमेल का X मिले और मेल का Y मिले, यानी कि स्पर्म जो है वो कैसा मिले, Y क्रोमोसोम वाला, तो यहाँ पर क्या बनता है, फिर XY टाइप का जाइगोट बनता है। और ये जो जाइगोट बनता है XY टाइप का, ये फिर बॉय को बर्थ देता है, इसी के कारण बॉय होता है ना। यानी कि जो बेबी होगा वो कैसा होगा, बेबी
जो है वो बॉय होगा। ठीक है, तो ये लड़का होना या लड़की होना ये किस पर डिपेंड कर रहा है? एक्चुअल में मेल पर डिपेंड करता है, ना कि फीमेल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाने के लिए आता है एग्जाम में। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है वो क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं ये हमें देखना है। अगर इसमें से आपको सारे नाम ये साइड के याद ना हो तो आप इसमें से 6-7 नाम याद कर सकते हैं। कौन कौन से वो देख लेते हैं हम। फर्स्ट यहाँ पर दे रखा एम्पुला, ये एम्पुला राइट कर देंगे आप। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट करना अब आपको। ये क्या है? इसमें यूरेटर है। इसके अलावा ये जो ब्लेडर दे रखा है ये क्या है? यूरिनरी ब्लेडर है, और यहीं पर जो यूरिन है वो स्टोर होती है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो है इस टाइप से जो ग्लैंड बनी है ये क्या है? तो सेमिनल वेसिकल है। ये क्या है? सेमिनल वेसिकल। इसके अलावा आप इसमें ये प्रोस्टेट ग्लैंड राइट कर सकते हो। यहाँ पर ये जो दे रखी है ना, ये क्या है? तो प्रोस्टेट ग्लैंड है। इसके अलावा यहाँ पर ये वाली जो ग्लैंड है उसको काउपर ग्लैंड कहा है। क्या कहा है? काउपर्स ग्लैंड। इसके अलावा ये जो ट्यूब जा रही है ऊपर के साइड जिससे स्पर्म ऊपर जाते हैं इसको बोलते हैं वास्ट डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको? वास्ट डिफरेंस बोलते हैं इसको हम। इसके अलावा यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है सेंटर में गोल गोल दिखाई दे रहा है इसको नाम दिया है टेस्टिस। क्या नाम दिया है? टेस्टिस। और यहीं पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है वो टेस्टिस में होती है। ये जो टेस्टिस है वो एक मेम्ब्रेन के थ्रू, झिल्ली के थ्रू इस टाइप से कवर होती है जिसको अपन बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। इसके अलावा ये जो अंदर की लेयर है स्क्रोटम के इसको बोलते हैं कॉर्पस एपिडाइमिस। क्या बोलते हैं इसको? एपिडिडाइमिस। कॉर्पस एपिडिडाइमिस। तो ये नाम याद रखने हैं आपको, थोड़े से अटपटे नाम हैं, 1-2 बार राइट करोगे तो याद हो जाएंगे। इसके अलावा आप इसमें ये याद रख सकते हो यूरिनोजेनाइटल एपरेटर दे रखा है यहाँ पर, यहीं से यूरिन बाहर निकलता है। इसके अलावा यहाँ पर ये ग्लैंड है, और ये वाला जो पार्ट है आउटर लेयर इसको कहा है प्रेप्यूस। ठीक है, तो इस टाइप से आप जितने नाम इसमें से याद हो जाए आपको उतने कर लेना, और अच्छे से स्ट्रक्चर को बनाना आपको आना चाहिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, उसमें क्या पूछा है कि ये जो टेस्टिस है, ये जो टेस्टिस है 1 मेल में 2 टेस्टिस पाई जाती है ना। ये जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं अपन ये मेल की बॉडी की है ना, फीमेल में इस टाइप की स्ट्रक्चर नहीं होती। तो यहाँ पर ये जो टेस्टिस है ये बॉडी के बाहर के साइड पाई जाती है, यानी कि एब्डोमेन के बाहर के साइड पाई जाती है। इसका क्या कारण है? तो यहाँ पर हम आगे जो क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें कारण पूछा है, तो इसका कारण हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये जो यहाँ पर स्क्रोटम दे रखे हैं इनका जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री लेस होता है, यानी कि मान सकते हो आप 35 डिग्री सेल्सियस होता है। ये जो स्क्रोटम या टेस्टिस है इनका टेम्परेचर लो होना ज़रूरी है। अगर इनका टेम्परेचर बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर के इक्वल होता है तो यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाती, यानी कि यहाँ पर स्पर्म नहीं बनेंगे और ना ही उनका ठीक से डेवलपमेंट हो पाएगा। तो इसलिए ये जो टेस्टिस है वो बॉडी के बाहर पाई जाती है, और यहाँ पर इनका जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री लेस होता है बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर से। तो ये कारण था इसमें। इसके अलावा यहाँ पर ये दे रखा है फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये स्ट्रक्चर हम पहले रीड कर चुके हैं, है ना। फर्स्ट वीडियो में हमने ये स्ट्रक्चर देखे थे। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? यूरेटस है। ये ओवरी है, ये फेलोपियन ट्यूब है ना। और यहाँ पर ओपनिंग है ओविडक्ट की, यहीं से जो ओव्यूम है वो एंटर करता है। फेलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होता है ओव्यूम का। और ये वेजाइना वाला पार्ट है ना। तो ये सब चीज़ें हम देख चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई टेस्टिस आर फाउंड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन मेल। क्या पूछा है कि जो टेस्टिस है ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पाई जाती है मेल में, क्यों?
तो हमने पढ़ा था कि मेल में 1 पेयर ऑफ टेस्टिस होती है ना, और ये बॉडी के बाहर क्यों पाई जाती है? क्योंकि बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे टेस्टिस का टेम्परेचर 2 डिग्री लेस होता है, और लेस टेम्परेचर पर ही यहाँ पर जो स्पर्म्स है उनकी ग्रोथ हो पाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हो पाती है। तो यहाँ पर इसको थ्योरी में रीड करते हैं हम क्या कहा है। इन मेल 1 पेयर ऑफ टेस्टिस आर फाउंड इन स्क्रोटम और स्क्रोटल sac which are situated outside the abdomen. Temperature of this scrotum is always 2 degree less than the body temperature, which is suitable for formation and growth of sperm. फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ स्पर्म दोनों के लिए ही ये जो लेस टेम्परेचर है वो इम्पोर्टेंट होता है। अदरवाइज स्पर्मेटोजेनेसिस विल नॉट ऑकर। अगर टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल रहे यानी 37 डिग्री सेल्सियस रहे तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस है ये नहीं होगी। देयरफॉर टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमेन इन द मेल। इसीलिए जो टेस्टिस है वो एब्डोमेन के बाहर स्थित होती है मेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट विल हैपन इफ लेडिंग सेल्स ऑफ द टेस्टिस इन मेल्स आर डिस्ट्रॉय। मेल की बॉडी में जो टेस्टिस होती है, टेस्टिस में पाई जाती है लेडिंग सेल्स, ठीक है, क्या पाई जाती है? लेडिंग सेल्स। अगर ये लेडिंग सेल को हम डिस्ट्रॉय कर दे तो क्या होगा? तो ये जो लेडिंग सेल है ये क्या करती है, मेल की बॉडी में एंड्रोजन टाइप के हार्मोन का सिक्रेशन करती है, यानी कि जो एंड्रोजन हार्मोन है उसका सिक्रेशन करती है। एंड्रोजन जो हार्मोन है ये भी मेनली 4 टाइप्स के यहाँ पर दे रखे हैं। कौन कौन से देखते हैं? 4 टाइप्स दे रखे हैं एंड्रोजन हार्मोन्स के। कौन कौन से है वो देखते हैं और इनका क्या काम है ये देखते हैं। फर्स्ट दे रखा है एंड्रोजन हार्मोन का फर्स्ट टाइप है इसमें टेस्टोस्टेरॉन। सेकेंड है एंड्रोस्टेरॉन। क्या है? एंड्रोस्टेरॉन। फर्स्ट है टेस्टोस्टेरॉन और इसमें टेस्टोस्टेरॉन में आगे लग गया इसमें एंड्रो वर्ड, तो एंड्रोस्टेरॉन। थर्ड है इसमें एपी एंड्रोस्टेरॉन और फोर्थ है डाइहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन। इस टाइप से ये 4 हार्मोन्स होते हैं और इनके काम क्या है? तो फर्स्ट वर्क यहाँ पर दे रखा है इसमें टेस्टोस्टेरॉन स्टिमुलेट टेस्टिस टू डिसेंड इनटू द स्क्रोटम इन एम्ब्रियो। जो टेस्टोस्टेरॉन है ये क्या काम करता है? स्टिमुलेट करने का काम करता है। किसको? तो टेस्टिस को। किसके लिए? डिसेंड करने के लिए, यानी कि जो लिक्विड है उसको वापस से स्क्रोटम में उतारने के लिए, जिससे कि जो टेस्टिस है वो नॉर्मल सिचुएशन में आ जाए। इसके अलावा आगे कहा है इसमें इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यानी कि जो बॉय है उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करने के लिए भी ये टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन या जो एंड्रोजन टाइप के हार्मोन्स है ये रिक्वायर होते हैं। जैसे जो मेल है या बॉय है उसकी बॉडी में जो फेस के ऊपर दाढ़ी मूंछ आती है, यानी कि जो फेशियल हेयर आते हैं उनको लाने के लिए। इसके अलावा लड़कों की जो आवाज़ थोड़ी सी भारी हो जाती है उसके लिए। इसके अलावा जो उनका जो चेस्ट है वो ब्रॉड दिखता है। तो ये सब क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है जो कि किसी भी मेल में पाए जाते हैं आफ्टर प्यूबरिटी। प्यूबरिटी आने के बाद, मतलब 14-15 साल की एज के बाद। तो ये सब कैरेक्टर्स लाने के लिए ये जो टेस्टोस्टेरॉन एंड एंड्रोजन हार्मोन है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर थर्ड फंक्शन दे रखा है स्टिमुलेट करते हैं ये किसको? तो स्पर्मेटोजेनेसिस को। जो बॉय की बॉडी में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है उसको स्टिमुलेट करने के लिए भी ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर ये हार्मोन्स ना हो तो उसकी बॉडी में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। और अगर ये लेडिंग सेल्स ना हो तो इनकी हेल्प से ही ये हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। अब ये लेडिंग सेल्स को ही अगर काट के हटा दिया जाए तो क्या होगा? मेल की बॉडी में ना तो ये हार्मोन्स रिलीज हो पाएंगे और ना ही उनके तीनों चारों फंक्शंस हो पाएंगे, ठीक है। तो यही कहा है लास्ट में, इफ द लेडिंग सेल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ मेल देन द अबव मेंशन फंक्शन विल स्टॉप। अगर लेडिंग सेल्स को हम हटा देंगे तो यहाँ पर जो हार्मोन है वो रिलीज नहीं होंगे, और हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे तो उसकी बॉडी में जो ये कैरेक्टर्स दिखाई देने चाहिए हमें वो नहीं दिखाई देंगे, यानी कि
टेस्टोस्टेरॉन के जो भी फंक्शंस होंगे वो नहीं हो पाएंगे।